हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, दिस इज़ फ्रॉम अ स्कूल। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द स्कूल राइट नाउ बिकॉज अभी थोड़े दिन पहले ही एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, इट इज़ द एनुअल एग्जामिनेशन एंड फुल बुक सिलेबस में आया है। ठीक है, ओके। तो 80 मार्क्स का पेपर है, तो इट्स जस्ट लाइक अ सैम्पल पेपर, इट्स ओनली फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने सोचा कि आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं ये सैम्पल पेपर एक बार क्वेश्चन पेपर में आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ओके, तो बिफोर द एग्जामिनेशन इफ़ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 9th, at least go through it once. Okay, so let's start. First of all, the question number 1, the radius of a sphere is 3r, then its volume will be। अगर किसी स्पेयर का रेडियस 3r हो जाए तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। आई हैव आंसर की फॉर दिस होल क्वेश्चन पेपर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के साथ में आपको क्या करना होता है, आंसर की भी बनानी होती है। ठीक है, तो बीइंग अ टीचर आई हैव इट एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस कितना बोला उसने स्फेयर का, इट्स 3r। ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर एज यू नो द फॉर्मूला 4/3 pi r cube। ओके, इन प्लेस ऑफ r you will put 3r and 3r का होल क्यूब, 3r इंटू 3r इंटू 3r, 3 से 3 कट जाएगा एंड जो बाकी रेस्ट ऑफ बचे उनको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख देंगे, तो 4 इंटू 3 बन जाएगा 36 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन पेपर में वापस जाते हैं तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है दैट वुड बी करेक्ट। ठीक है, इन द लास्ट आई विल टेल यू हाउ शुड यू राइट द ऑप्शन फॉर आंसर्स फॉर MCQs, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि MCQs के आंसर्स किस तरीके से लिखने होते हैं। ठीक है, एंड जैसे मैं बोर्ड की कॉपी चेक करने जाती हूँ तो वहाँ देखती हूँ कुछ बच्चे ऑप्शन लिख देते हैं तो क्वेश्चन नंबर नहीं पता होता, क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं तो ऑप्शन नहीं पता होता। अगर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन होता भी है तो उन्होंने क्या किया होता है, गड़बड़ किया होता है। ऑप्शन सही है लेकिन उसका जो स्टेटमेंट है वो गलत लिखा हुआ है, या फिर स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। ओके, तो यू हैव टू मेंशन एटलीस्ट 3 थिंग्स, है ना। जब भी आप MCQ का आंसर करेंगे आपके पास आपको 3 थिंग्स आपने देना होता है। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर आप देंगे, सेकंड ऑप्शन देंगे एंड ऑप्शन के अंदर में स्टेटमेंट आप देंगे। मान लो मुझे इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना हो। ओके, तो आंसर लिखने के लिए मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन नंबर डाल दिया मैंने 1 का मेरा ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है एंड इसका जो आंसर है दैट इज़ 36 पाई आर क्यूब। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको लिखना है। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो उसने पूछा है द रीजन बिटवीन अ कोड एंड एन आर्क इज कॉल्ड। कोड एंड आर्क के बीच का हमने रीजन बताना है, तो पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। लेट्स सपोज इट्स सर्कल। ठीक है, दिस इज कोड AB एंड दिस इज आर्क। ABC क्या है, ये आर्क हो गया। मैं इसको डिफरेंट कलर से कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आर्क इज एन पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस, राइट। तो दिस इज द पोर्शन, इसके बारे में उसने हमसे पूछा है ना। तो वैसे तो ये माइनर सेगमेंट होता है लेकिन यहाँ पे उसने हमें सिर्फ सेगमेंट लिख के दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे आ सेगमेंट। ठीक है, अगर ऑप्शन एक और होता है, मान लो कि पूछा जाता आपसे कि माइनर सेगमेंट है या मेजर सेगमेंट है, राइट, तो आप क्या लिखते हैं इसको, माइनर सेगमेंट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। तो एज वी नो रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, विच कैन written in the form of P upon Q, where P and Q both are integers and Q should not equals to be 0। ओके, तो एक तो पहचान ये हो गई कि P upon Q की फॉर्म में होने चाहिए। दूसरी बात, दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स तो हमारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी बच्चों, फिर से सुनो। सॉरी कभी कभी हो जाता है, टंग स्लिप हो जाती है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपके कहलाएंगे रैशनल नंबर्स, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपके कहलाएंगे इरेशनल नंबर्स। उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि रैशनल नंबर्स इनमें से कौन सा है। पाई एज वी नो इट इज़ अ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर होगा ये,
pi is always a rational number, √5 is also a rational numbers, and ये जो वाला नंबर है इसमें भी देखो 001 001 इसमें भी क्या हो रहा है, रिपीटेड नहीं है नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर 2 टाइम्स 0 है, यहाँ 3 टाइम्स 0 है और यहाँ पर 4 टाइम्स 0 है, ओके। एंड जो लास्ट वाला है इसमें 82582582 है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ओके। तो अगर हम इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, 4th हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 3:2 देन द एंगल्स आर, तब हमें एंगल्स बताने हैं। तो जब भी रेशियो की बात आती है तो हम क्या करेंगे कि लेट द रेशियो बी एक्स, आपने रेशियो को एक्स लेट कर लेना है, देन ए कितना हो गया 3x, बी हो गया 2x, ओके। और कैसा बोला उसने कि दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180, दोनों को ऐड करा तो 5x इक्वल्स टू 180 और x इक्वल्स टू कितना आ गया 36 डिग्री। सो फर्स्ट एंगल बनेगा a इक्वल्स टू 3x, x की वैल्यू रख देंगे तो इट इज़ 108 डिग्री, एंड जब यहाँ आप x की वैल्यू रखेंगे तो इट वुड बी 72 डिग्री, ओके। तो जस्ट चेक द ऑप्शन, चेक कर सकते हैं यहाँ से, एक 108 डिग्री एंड 72 डिग्री, सो इट्स फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फर्स्ट ऑप्शन होगा, ओके। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, द स्टेटमेंट एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ले आए तो कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो a.b या फिर आप इसको a मल्टीप्लाई बाई b भी बोल सकते हो, तो क्या होगा a.b इक्वल्स टू कितना है 75 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं, ओनली 75, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड आंसर, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a point both of whose coordinates are positive will be in, तो एज वी नो दैट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे दोनों ही जो एक्स और वाई होते हैं, ठीक है, दोनों ही कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, x-2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड ऑफ द वैल्यू ऑफ k। एज वी नो दैट अगर ये फैक्टर होता है, अगर कोई भी नंबर फैक्टर होता है तो हम उसकी वैल्यू को रख दें उस पॉलिनोमियल में, और रखने के बाद वो पॉलिनोमियल क्या आ जाए, 0 आ जाए, है ना, ऐसा बोलते हैं ना फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो होगा क्या कि x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, देन px इक्वल्स टू 0 और यू मस्ट से p2 इक्वल्स टू 0। तो आपने px में क्या करना है, 2 रख देना है, 2 आप जब आप रख देंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करने पर आपको k की वैल्यू कितना मिल जाएगी, -9 मिल जाएगी। तो चेक कर लेते हैं व्हाट इज़ द ऑप्शन देयर। यस, देखिए यहाँ पर -9, ऑप्शन थर्ड इज द आंसर, ओके। एंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल उसने पूछा है, तो जब भी हमें 0 निकालना होता है वी हैव टू पुट px इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x - 9 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू हो जाएगा 9/2, ओके। सो ऑप्शन 4th इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 9, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखो बेटा x, y जैसे यहाँ पर है, जैसे x, y है तो x क्या कहलाता है, एब्सिसा, एंड y क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट। तो -1, 1 में जो ऑर्डिनेट हुआ वो 1 होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 120 to 140। क्लास मार्क निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको लिखाया गया होगा, एनसीईआरटी में है, कि जो अपर लिमिट होती है प्लस लोअर लिमिट होती है डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो अपर लिमिट यहाँ पर 140 है, लोअर लिमिट 120 है, डिवाइडेड बाय 2 करिए तो 0, 4 + 2 6, 260/2 एंड इट इज़ 130, ओके। तो इसका जो 10th क्वेश्चन है सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट है द साइड फेसेस ऑफ अ पिरामिड, एज वी नो फेसेस ऑफ द पिरामिड इज ट्राइंगल, ठीक है, तो ये ट्राइंगल्स हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। द नंबर ऑफ डायमेंशंस अ सरफेस, अब इन्होंने यहाँ पर वैसे मेंशन नहीं किया है 2D है या 3D है, बट यू विल गिव आंसर्स अकॉर्डिंग टू अ सरफेस। तो सरफेस इज अ प्लेन सरफेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो देर आर लेंथ एंड ब्रेथ, देर आर 2 डायमेंशंस ओनली, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इन अ फिगर O is the center of the circle code AB and BP being produced to R and Q such that QPR, then एंगल AOB विल बी। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज़। देखो
अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो उस क्वेश्चन को, तो बच्चों देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ है ना, तो ये भी कितना हुआ 35 डिग्री हुआ, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम, एक थ्योरम हमने पढ़ी है कि जिसमें सेंटर पर जो एंगल होता है वो लाइन सिगमेंट, उसी सिगमेंट में बनने वाले एंगल का ट्वाइस होता है, ठीक है। ये थ्योरम हमने पढ़ी है और ये थ्योरम इस क्वेश्चन पेपर में लास्ट में दी हुई भी है। लेकिन आपको अगर देखो ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होता तो आपको स्टेटमेंट यहाँ पर देना होता है, ठीक है। तो आप एक बार उस स्टेटमेंट को रिवाइज कर लीजिएगा। स्टेटमेंट क्या था, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, तो उस हिसाब से ये कितना बन गया 70 डिग्री, ठीक है। देखो ऑप्शन में है कहीं, यस, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। नाउ द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 5 एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, एज वी नो दैट वाई एक्सिस पर एक्स हमेशा 0 होता है, ठीक है, और ऑर्डिनेट कितना है 5 है, तो एक्स 0 हुआ तो 0,5, यही सेकेंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ उसने बोला इन द फिगर इफ ए ओ बी is the diameter of the circle and AC equals to BC, then angle CAB equals to CAB, ये वाला एंगल उसने हमसे पूछा है कि ये एंगल कितना होगा। यस, ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है, इसको बिना सॉल्व किए हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ओके, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। लेट इट बी एक्स, उसको एक्स लेट कर लिया है। अब जो ये ट्राइंगल ABC है इसमें आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देनी है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ACB प्लस BAC प्लस CBA, ओके, और ये दोनों कितने हैं एक्स एक्स हमने लेट कर लिए हैं, तो 90, ACB कितना है 90, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ओके। तो 90 प्लस 2x इक्वल्स टू 180 एंड 90 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 बचा, 2 से डिवाइड करने पर 45 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज व्हाट 45, ओके। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट वन। Now next question is 16. The sides of a triangle are 56 centimeter, 60 centimeter and 52 centimeter long. Then the area of the triangle. इस क्वेश्चन को हेरोन्स फॉर्मूला से करना है बच्चों, ठीक है। ये सी, इसमें आपको ABC तीनों हमें दे रखे हैं, इनको लेट कर लेना है। सेमी पेरीमीटर आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, आपका 84 सेमी पेरीमीटर आ गया है। एंड उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, तो वो क्या बनेगा S इंटू स्क्वायर रूट में S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ओके। एंड उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट 1344 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। सो लेट्स चेक द, यू कैन सी ऑप्शन 3, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन थर्ड 1344 स्क्वायर सेंटीमीटर इज करेक्ट। नाउ द रेंज ऑफ द डेटा, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम ऑब्जर्वेशन को हमने माइनस करना होता है। तो इसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 32 एंड और जो मिनिमम ऑब्जर्वेशन है दैट इज 6। जब 32 में से 6 आप माइनस करेंगे देन यू विल गेट 26, ओके। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Now, question number 18. The figure obtained by joining the midpoints of the sides of a rectangle taken in order is. अगर मैं एक रेक्टेंगल लेती हूँ, ये थ्योरम हमने पढ़ी थी, उसी का ही क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट लूँ तो इनके अकॉर्डिंग ये कहना चाहते हैं कि अगर हमने इनके मिड पॉइंट लिए और इनको आपस में हमने ज्वाइन किया तो हमें क्या मिलेगा, तो बेटा जी हमें मिलेगा रोम्बस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो उसने बोला है कि 0.468 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये तो ट्रू बात है भाई। एंड सेकेंड है डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड पीरियोडिकली इज कॉल्ड अ रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, यस इट्स ऑल्सो ट्रू। बट यहाँ पर है क्या कि जो सेकेंड ऑप्शन है, जो रीजन है, दैट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, ओके। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज द पॉइंट P 0,
-2 लाइज ऑन द y एक्सिस, ट्रू हो गया. एंड ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0. Ordinate of every point on x axis is 0. This is also true, but again reason is not correct explanation of assertion. So again option B is the correct one. Now section B पर आते हैं. Question है, in the cylindrical container the base radius is 6 centimeter. If the height of the water level is 10 centimeter, find the volume of the water in the container. देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने हमें बोला है कि एक हमारे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में है ना, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमारे पास एक बकेट या जो भी इन्होंने दिया है वो है हमारे पास, और उसमें उन्होंने कुछ वाटर को फिल किया हुआ है. ठीक है. एंड उस वाटर का हाइट हमें दिया हुआ है कि सिलेंडर में वो कितने तक फिल्ड है. ओके. तो उस वाटर लेवल कितना है, 10 सेंटीमीटर है. एंड जो रेडियस है इसकी वो 6 सेंटीमीटर है. तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कंटेनर निकालना है. तो हमें यहाँ एक तरीके से वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ही हम अप्लाई करेंगे. ओके. सो एज यू नो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, in which r is 6 centimeter and height of the water is 10 centimeter. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे then you will get 377.14 cubic centimeter. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से मैं चलती हूँ लेकर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3a + 2b की होल पावर क्यूब को आपने ओपन करना है 22. तो वहाँ पर आपको एक एनसीईआरटी में एक बहुत ही प्यारी आइडेंटिटी दी हुई है, a + b का होल क्यूब. ओके. तो a³ + b³ + 3ab इंटू a + b. ओके. इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है. देन यू विल गेट 27a³ + 8b³ + 18ab 3a + 2b. एंड 18ab अब 3b से मल्टीप्लाई करेगा और 2b से मल्टीप्लाई करेगा. जब ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा देन यू विल गेट 54a²b. एंड जब 18 2b से मल्टीप्लाई करेगा देन यू विल गेट 36ab². ओके. सो दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ इसी का और पार्ट भी मैंने सॉल्व किया है. उसमें दिया हुआ था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 98 × 102 यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी. तो यहाँ पर हमें पहचानना होता है कि कौन सी आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व करें. कुछ बच्चे होते हैं इसमें भी जो वाली आइडेंटिटी है ना अपनी x + a x + b वो वाली लगा देते हैं. ओके. या फिर सिंपल ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो बेटा उससे आंसर तो आ जाता है बट यू वुड नॉट गेट फुल मार्क्स. क्यों? क्योंकि कहा गया है सुटेबल आइडेंटिटी. आपको आइडेंटिटी पहचाननी है, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है. ओके. सो वी कैन ब्रेक 98 लाइक वी कैन राइट इट 100 - 2 एंड 102 को हम लिख सकते हैं 100 + 2. देन यू नो वेरी वेल कि a + b × a - b क्या होता है, a² - b². इन प्लेस ऑफ a वी हैव 100 एंड इन प्लेस ऑफ b वी हैव 2. सो इट इज 100 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर. सो यू विल गेट 10,000 - 4. ऑन सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 996. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चंस आप एक बार क्वेश्चन पेपर से फिर से देख लेना क्योंकि मैं कई बार आपको दिखा चुकी हूँ यहाँ पर क्वेश्चन पेपर. ओके. चलिए. तो क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर 1 से ही है अपना. एक्सप्रेस 0.321 का बार इन p/q फ्रॉम वेयर p and q आर रेशनल एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. तो बच्चों यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना होता है कि बार किन डिजिट्स के ऊपर लगा है. ओके. तो बार जिन डिजिट्स के ऊपर लगा होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो रूल जो है इसके लिए वो क्या है कि भाई जो ये लगा हुआ है ना आपका बार, इससे पहले आपका डेसिमल आना चाहिए एक बार और एक इसके बाद आना चाहिए. तो इसके पहले डेसिमल आने के लिए मुझे क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. और 21 के बाद अगर मुझे डेसिमल पहुंचाना है तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. एंड आफ्टर दैट यू विल सब्ट्रैक्ट इट एंड गेट द आंसर. ओके. तो x लेट करना है कि x = 0.321 बार. 21 बार का मतलब है कि वो रिपीट होगा. 21 21 21 आप इसको लिखते चले जाएंगे. ठीक है. तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया 10 से दोनों तरफ तो डेसिमल 1 प्लेस मूव हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 3.2121. देन आफ्टर दैट यू विल मल्टीप्लाई विद बाय 1000. सो 1000x से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या बनाइए 321.2121. ओके. नाउ सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस. जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे देन 10,000 यहाँ पर एक 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया ना इसको.
यस, ठीक है। तो 1000 माइनस 10x कितना आएगा, 990x आएगा। और जब आप इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 321.212121, ठीक है, तो ये जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है वो तो 0 हो गया। एंड 321 में से 3 जब माइनस करेंगे तो 318 आएगा। ओके, देन x इक्वल टू 318 अपॉन 990। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट x इक्वल्स टू 53 अपॉन 165। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, एक आपको डायग्राम दिया हुआ है। ओके, एंड इस डायग्राम से आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, और जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तब उनका सम निकालना है। ओके, तो अगर डायग्राम आप देखेंगे तो उसमें आपको ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नज़र आएगा, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया है यहाँ पर कि ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स का सम है वो 180 होगा, तो x की वैल्यू आ गई 110। ऐसे ही ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं तो इनका सम भी कितना होगा, 180। एंड y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 120, दोनों को सम कर देंगे, देन आंसर वुड बी 230। ठीक है, इसी का और पार्ट है कि फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ओके, लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन है आपका। तो बहुत ही सिंपल और प्यारा सा मेथड होता है इसमें कि x की वैल्यू रखते चले जाएं, y की वैल्यू फाइंड आउट करते चले जाएं। किसी एक को भी रख सकते हो। आप कहते हो नहीं जी मुझे तो y ज़्यादा पसंद है, ओके, तो आप y की वैल्यू रख लो पहले और x की वैल्यू बाद में निकाल दो। ठीक है, तो कैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पुटिंग वैल्यू ऑफ x फर्स्ट, तो मैंने पहले x को 0 लिया, तो x को 0 रखने पर y की वैल्यू 6 आ गई। ऐसे ही जब मैंने x को 1 लिया तो y की वैल्यू 4 आ गई। दीज आर टू सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। ओके, now read question number 25. The angles of a quadrilateral in ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों देखो फिर से यहाँ पर रेशियो का क्वेश्चन दे दिया है। तो रेशियो के क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हम जब भी रेशियो की बात करेंगे तो वी विल लेट इट की रेशियो बी x। ओके, अगर रेशियो x है देन फर्स्ट एंगल आपका बन जाएगा 3x, क्योंकि जो रेशियो आपको गिवन है दैट इज 3:5:9:13। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल हो गया 3x, सेकेंड एंगल हो गया 5x, एंड थर्ड एंगल हो गया 9x, एंड फोर्थ एंगल हो गया 13x। एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, राइट। तो तीनों चारों एंगल को हमने ऐड किया, देन वी विल गेट 30x। जब डिवाइड किया तो x की वैल्यू 12 आ गई। नाउ यू कैन फाइंड वेरी इजीली फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल। फर्स्ट एंगल था 3x, तो x की वैल्यू रख के आ गया 36। सेकेंड है 5x, तो इट वुड बी 60 डिग्री, एंड थर्ड इज 9x, तो इट वुड बी 108 डिग्री, एंड फोर्थ एंगल इज कितना था मैं तो भूल गई, 13x। ओके, तो 13 इंटू 12 कितना हो गया, 156 डिग्री। ओके जी, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है बी पार्ट। नाउ मूव टू सी पार्ट। ओके, सी पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है, चलो रीड कर लेते हैं, है ना। देखो सी पार्ट, यस दिस इज, तो उसने बोला है कि प्रूव दैट द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, है ना। पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ओके, तो आई हैव रिटन ऑलरेडी ताकि थोड़ा वीडियो छोटा बन जाए। ओके, सेक्शन सी, देखो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो डेफिनेटली इसके जो चारों वर्टिसेस हैं, ओके, वो सर्कल की बाउंड्री को टच करने चाहिए, तभी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ओके, तो हमने यहाँ क्या करना है, हमें शो क्या करना है, मेन मुद्दा क्या है कि पहले ये तो पता चले कि हमने शो क्या करना है। तो भाई जो गिवन था वो लिख लिया कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट O, एंड प्रूव करना है कि जो एंगल BAD है और जो BCD है, देखो BAD ये हुआ एंड जो BCD ये हुआ, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। एक ऐसी प्रॉपर्टी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ की थी, अब यहाँ पर उसका एक तरीके से प्रूफ है। सिमिलरली यू हैव टू प्रूव इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं कोड AB की बात करूँ, है ना, तो एंगल 5 इक्वल्स टू
एंगल 8 होगा, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8 होगा। क्यों होगा? ये से एंगल इन द सेम सेगमेंट, हमने पढ़ा है कि जो सेम सेगमेंट में एंगल होते हैं वो इक्वल एंगल्स होते हैं, ठीक है। इस कोड पर बनने वाले ये दो एंगल हैं और दोनों ही कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और ये काम हम चारों यहाँ पर कोड्स के लिए दिखा देंगे। तो इक्वेशन 1 समझ आ गई। ऐसे ही बेटा कोड भी इसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन 2 निकाल लोगे, ओके। और इसी तरीके से हमने बाकी दो कोड्स के लिए भी इस तरह से एंगल्स को हमने इक्वल कर दिया सेम रीजन देकर, ठीक है। नाउ वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहाँ पर चारों इक्वेशन से आपने इस तरीके से एंगल्स को लिख लेना है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या किया आपने? एंगल 1 + 2 + 7 + 8 एक साइड ले लिया, जो बाकी बचे वो यहाँ कर लिया। अब इक्वेशन 1 2 3 4 से आप ये देखिए, जो एंगल 3 है बेटा वो किसके इक्वल है? 7 के। और जो एंगल 4 है वो एंगल 2 के इक्वल है। और जो एंगल 5 है वो 8 के इक्वल है। और जो एंगल 6 है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ रख दिया। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, वेट बेटा 1 मिनट होल्ड, सॉरी बेटा वो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है इसमें। हाँ जी, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो देन यू विल गेट ट्वाइस ऑफ दिस, ठीक है। एंड 2 फिर क्या होगा? डिवीजन में चला जाएगा, देन यू विल गेट 180 डिग्री। और इसको भी सेग्रीगेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 7 + एंगल 8। और अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो एंगल 1 + एंगल 2 क्या बनेगा? एंगल BAD। और एंगल 7 + एंगल 8 बनेगा BCD, ठीक है। एंड बाकी को ना मतलब बाकी को शो नहीं करना होता है, बस सिमिलरली बोलकर हम इस तरीके से लिख देते हैं कि बाकी के दो अपोजिट जो एंगल्स हैं उनका सम भी 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसका सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 और पार्ट, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 24 सेंटीमीटर होल्ड, ठीक है। तो एक तरीके से आपको डायमीटर दिया हुआ है और हमने कितना लीटर इसमें मिल्क आ सकता है ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीके से हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ लेट लेट नहीं, ये ऑलरेडी गिवन है आपको क्वेश्चन में। d = 24 सेंटीमीटर है। देन यू विल फाइंड द रेडियस, ओके। तो रेडियस हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जो हमारा हेमिस्फेरिकल बॉल है उसका जो कैपेसिटी है या वॉल्यूम है दैट इज़ 2/3 πr³। एंड यहाँ पर मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं दिखाया है, यू विल डू इट योर सेल्फ, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा था, तो बाकी ऊपर के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 21 से डिवाइड कर देना। देन यू विल गेट 3620.57 क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। तो मैं क्वेश्चन नहीं शो कर रही हूँ आपको अभी, यहीं से काम करते, क्योंकि यही डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो मान लेते कि जो AOB है क्या है? एक लाइन है। अगर लाइन है तो ये दोनों एंगल्स मिलकर क्या करेंगे? लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे तो इनका सम 180 डिग्री होगा। देन 3x = 180 - 72 डिग्री। एंड जब x से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 36 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे ही AOB अगर ये लाइन है तो बेटा इन तीनों एंगल्स का भी सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और बेटा यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट y की वैल्यू 54 आपको मिल जाएगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, देर आर 840 creatures in a zoo as per list given. Then beast animals are 120, land animals are 345, birds are 165, water animals are 135, and reptiles are 75. So you need to represent this data on a bar graph, okay. So bar graph में हमने इस data को represent करना है। What you have to do, you have to mark in scale। यहाँ पर जैसे लेट किया है कि 1 यूनिट इक्वल्स टू हाउ मेनी एनिमल्स? 25 एनिमल्स, ओके। तो यहाँ पर 25 का गैप लेकर आपने बना लेना है,
ठीक है, तो 25 का गैप क्या हो जाएगा, 25 का गैप लेंगे तो 25, 50, फिर 75, इस तरीके से ये बनेगा। ओके, जस्ट वेट बिट। ओके, तो यहाँ पर देखो जो पहला वाला है वो आपके पास था अकॉर्डिंग टू डेटा इट इज़ 120, right, it is 120, so you will mark it on 120, and जो second one है that is 345। ओके, तो उसके हिसाब से बॉक्सेस आप यहाँ पर काउंट करके लिख लेना, बना देना। एंड लाइक नेक्स्ट इज 165 एंड 135, ठीक है, 165 बनेगा और 135 बनेगा, एंड आफ्टर दैट 75। ओके, तो दिस इज़ द वे। आप कुछ और भी यूनिट ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप यही ले, ठीक है, कोई भी आप और यूनिट भी ले सकते हो। ओके, नाउ question number 29, you have to write the definitions of parallel lines, radius of the circle and line segments। class 3 से आप ये सब पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, but still I have written the definitions here। so what is the parallel line? Two lines are said to be parallel when they do not meet at any point in a plane। lines which are parallel are represented as AB parallel to CD। the perpendicular distance between the two parallel lines is always constant। ओके, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। बेस्ट एग्जांपल फॉर पैरेलल लाइंस आर रेलवे ट्रैक। ओके, तो उसके जो दो ट्रैक होते हैं वो आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नाउ व्हाट इज रेडियस ऑफ द सर्कल? अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज any of the line segment from its center to its circumference, or it must say perimeter। okay, it's denoted by small r। okay, so o से हमने circumference के एक point लिया, उसको join करा दिया, तो ये हमारा कितना हो गया, r हो गया। now what is line segment? line segment is a part of a line, ठीक है, that is bounded by two distinct point and contains every point on the line that is between its end point। it's denoted by ab, है ना, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं एपी के ऊपर सिंगल लाइन बनाकर। एंड आप ये भी बोल सकते हो कि जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं दैट कैन नॉट बी एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शंस। ओके, दे आर फिक्स्ड, दे आर फिक्स्ड। ओके, नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका और पार्ट की तरफ अब चलते हैं। नाउ this is the or part of question number 29। it was the question expressed with rational denominator। okay, so question was 2 minus 5 root 3 upon 3 plus 2 root 2। ओके, सो रेशनलाइज करने के लिए एज वी नो जो भी डिनोमिनेटर में साइन होता है उसके अपोजिट साइन के साथ में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम मैंने प्रोसेस अपनाया है कि हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ प्लस है तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। अच्छा बच्चों, इफ़ यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ rationalization, then you can drop the definition in comment box। I want to know, do you know it or not? ठीक है, 9th में बच्चे बहुत सारे होते हैं, रेशनलाइजेशन करते तो हैं बट दे डोंट नो व्हाट इज रेशनलाइजेशन। तो इट्स माय रिक्वेस्ट, इफ यू आर इन क्लास 9th, प्लीज बी ऑनेस्ट, डोंट कॉपी एंड पेस्ट, गूगल से नहीं सर्च करना, है ना। आप यहाँ पर ज़रूर कमेंट में मुझे लिख कर दें कि व्हाट यू मीन बाय रेशनलाइजेशन, ठीक है। ओके, नाउ तो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन ऊपर हो जाएगा, नीचे में a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से है 2 रूट 2, तो रूट 2 को 2 रूट 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 टाइम्स 4, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कितना आ गया, 8, ठीक है। और न्यूमरेटर में हमने करना है ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2 पूरे ब्रैकेट के साथ जाएगा, फिर 5 रूट 3 पूरे ब्रैकेट के साथ जाएगा। अब 2 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 2 रूट 2 से किया तो 4 रूट 2, 5 रूट 3 से 5 रूट 3 3 से किया तो 15 रूट 3, एंड माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और इट इज़ 10 रूट 6। अब देखो यहाँ पर कुछ भी ना लाइक टर्म्स नहीं है। लाइक टर्म्स में यहाँ से क्या मतलब होता है कि अगर रूट 2 दो जगह होता तो उनको एडिया सब्ट्रैक्ट कर लेते, इसी तरीके से अगर रूट 3 दो जगह होता तो उनको एडिया सब्ट्रैक्ट जो भी दिया होता कर लेते, बट ऐसा नहीं है। सो लीव इट एज इट इज़ हेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30,
तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे ये पूछा गया है कि ये जो पॉइंट्स यहाँ पर गिवन हैं ये कौन से क्वाड्रेंट और किस एक्सिस में ये लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको कार्टेशियन प्लेन भी शो कर दिया है। एज वी नो एक्स एक्सिस पर y इक्वल्स टू 0 होता है और y एक्सिस पर x इक्वल्स टू 0 होता है। जो फर्स्ट है 5, -4 इट इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट, -3, -5 थर्ड क्वाड्रेंट, -7, 4 सेकेंड क्वाड्रेंट, 0, 4 y एक्सिस, 1, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 6, 0 x एक्सिस होगा बेटा, इट्स नॉट y एक्सिस। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, या चलो क्वेश्चन दिखा ही देती हूँ आपको, जस्ट वेट। Question number 31, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and BD is are diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. ठीक है, check the diagram. ये इस क्वेश्चन का डायग्राम है। ठीक है, चलिए तो अब सोल्यूशन देखते हैं। नो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। देखो ABCD जो हमें ट्रेपेजियम दिया हुआ था उसको डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। अच्छा कुछ बच्चे ना बड़े आलसी होते हैं, वो एग्जाम में ना डायग्राम तक ड्रॉ नहीं करना चाहते। बच्चों आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ इन एग्जामिनेशन जो भी क्वेश्चन में गिवन डायग्राम है उसको आप ज़रूर कॉपी में ड्रॉ करें एंड बेहतर होगा कि आप पेंसिल और स्केल की हेल्प से करें, पेन से डायग्राम ना बनाएं। ठीक है, ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ABCD एक ट्रेपेजियम हो गया जिसमें हमें बताया गया है कि जो AB है दैट इज पैरेलल टू DC एंड BD इज अ डायगोनल, ओके, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। व्हाट टू प्रूव, हमें प्रूव करना है F इज द मिड पॉइंट, ओके, F मिड पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी थ्योरम हमने पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग हम सारा काम करेंगे। इन ट्राइंगल ADB, ये जो ट्राइंगल है आप DAB भी ले सकते हो और ADB भी ले सकते हो। तो इसमें क्या है जो E है वो मिड पॉइंट है किसका, AD का, DA का मिड पॉइंट है। तो ये G भी क्या होगा, ये भी मिड पॉइंट होगा DB का। क्यों, हमने CMPT जो हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है उसमें ऐसा हमने स्टडी किया है। सिमिलरली इन ट्राइंगल BCD इसमें क्या हुआ, G मिड पॉइंट है तो FB मिड पॉइंट होगा। एंड सिमिलरली आप यहाँ पर लिख दोगे बाय CMPT कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ओके। लेकिन अगर एग्जाम में आप ये बाकी सब तो लिखाते हो और ये लिखना भूल जाते हो बाय CMPT, ये अगर आपने नहीं लिखा है देन आपका 1 मार्क कट हो जाएगा। 1 मार्क सिर्फ इसी बात का है कि आपने कौन सी थ्योरम अप्लाई यहाँ पर की है। गॉट इट। नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन D, क्वेश्चन नंबर 32। हमने इसको फैक्टराइज करना है और जो क्यूब वाले हैं वो क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। करना क्या होता है, यू विल लेट Px इक्वल्स टू दिस एंड फैक्टराइज द लास्ट टर्म। तो 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, +-1 एंड +-5। अब क्या करोगे, एक एक करके यहाँ चेक करोगे। x की वैल्यू 1 रखा तो आपको मिला -16 और आपने बता दिया क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आया है, P1 is not equals to 0, so x equals to 1 is not a factor of Px. Then you will put again x equals to -1, okay, -1 रखने पर क्या हुआ, P-1 हमें 0 मिल गया है। अगर ये 0 मिल गया है तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि since P-1 equals to 0, so x equals to -1 और x plus 1 is a factor of Px. Then to find rest of two factors divide Px by x plus 1, और जब बच्चों आपने इसको x plus 1 से डिवाइड किया then you will get x स्क्वायर -4x - 5, ओके। यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, Px इक्वल्स टू x स्क्वायर -4x - 5 x + 1 एंड x - 5 x + 1 x + 1, ओके। ये इसको फैक्टराइज करने पर हमें ये 2 फैक्टर इसके मिले हैं, ठीक है। इसको फैक्टर आप करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। इस पर मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका और पार्ट देखते हैं। और पार्ट है हमारे पास कि शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ओके। सो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो जो दिया है उसको चेक करो, लिख लो उसको नोटबुक में
ABCD इज अ स्क्वायर, डायगनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों है, स्क्वायर की 4 साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। एंड वन मोर थिंग, वी नो दैट स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं चारों, उनकी जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है। अब हमें 3 चीज़ें यहाँ पर प्रूफ करनी होंगी, है ना। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं। पहली बात, AC इक्वल्स टू BD की जो डायगनल्स है वो हमारे इक्वल हो जाएं, एंड जो OA इक्वल्स टू OC है ये इसके इक्वल प्रूफ हो जाए और ये इसके इक्वल प्रूफ हो जाए। और AOB BOC जो इनके सेंटर एंगल्स बन रहे हैं वो कैसे प्रूफ करने हैं, 90 डिग्री। ओके, तो ये प्रूफ करने के लिए जो ट्राइंगल हमारा है ABC एंड DCB, ABC एंड DCB, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो क्या है, AB इक्वल्स टू DC हमें गिवन है, या CD हमें गिवन है। ऐसे ही जो एंगल ABC होगा और जो एंगल DCB होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, और ये भी गिवन है एक तरीके से। एंड BC इक्वल्स टू BC दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लिया है बेटा ABC, सॉरी। ठीक है, हाँ, BC इक्वल्स टू BC कॉमन हो गया, जिससे हमने क्या शो कर दिया कि जो ट्राइंगल ABC है और जो ट्राइंगल DBC है वो दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। यहाँ से हमें क्या मिला, AC इक्वल्स टू DB बाय CPCT। CPCT का क्या मतलब होता है, जिन बच्चों को भी पता है दे विल राइट इन कमेंट बॉक्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPCT। ओके, नाउ इस तरीके से हमने क्या बता दिया कि जो डायगनल हैं स्क्वायर के वो क्या हैं, इक्वल हैं। ऐसे ही जो ट्राइंगल AOB है और COD है, अपोजिट एंगल्स ट्राइंगल्स हमने लेने हैं, उसमें आप देख सकते हो कि जो AOB है वो COD के वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ABO CDO के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि AB पैरेलल है CD के और BD इज लाइक बिहेव लाइक अ ट्रांसवर्जल, सो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ओके, एंड AB इक्वल्स टू CD। ठीक, तो ये दोनों ट्राइंगल्स AAS कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। देन यू कैन से AO इक्वल्स टू CO एंड OB इक्वल्स टू OD बाय CPCT। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, नाउ diagonals AC and BD bisect each other. Okay, so again in triangle AOB and COB, OA equals to OC, AB equals to BC and BO equals to BO कॉमन हो गया। तो दोनों ट्राइंगल्स हमारे SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो AOB और COB है दैट इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ओके, एंड एज अभी अभी हमने बोला है कि जो AOB है COB के इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ AOB कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ से एंगल AOB हमें मिल गया 90 डिग्री। ठीक है, हैंस AC एंड BD बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पर ये हमने प्रूफ कर दिया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33 मैंने लिख ही दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ laying the grass in a triangular field of side 50 meter, 65 meter and 65 meter at the rate of rupees 7 per meter square। ठीक है, चलिए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ABC हमें मिल गए हैं, आप S निकाल लीजिएगा, 90 आ गया है, और उठाकर यहाँ हेरोन्स फॉर्मूला में रख देना है। इसको कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा 1500। एंड कॉस्ट जब निकालनी होगी वो 7 रुपये के हिसाब से निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट 10,500 रुपीज़। इट इज़ द फाइनल आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34 वी हैव डन ना। 34 का फर्स्ट पार्ट, एक ही पार्ट है इसका। ओके, वी हैव डन 33। ठीक है, 34 हमने करना है। जस्ट चेक द क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द क्वेश्चन। 34, to maintain the beauty of a monument, the students of the school cleaned and painted the dome of a monument. The monument is in the form of a hemisphere. From inside it was white,
washed by the students whose area is 249.48 meter square. So we need to find the volume of the air inside the dome. If whitewashing cost rupees 2 per meter square, how much does it cost? Right? तो हमें पता है एरिया हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में और हमने वॉल्यूम निकालना है. तो बच्चों देखो एरिया दिया हुआ है, सो वी कैन फाइंड रेडियस फ्रॉम देयर, एंड जब रेडियस मिल जाएगा देन वी कैन फाइंड वॉल्यूम, एंड by multiplying by 2 we can find out the cost also. Okay, so check the solution. एरिया हमें दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr². यहाँ से आप r कैलकुलेट कर लेंगे. r आपको मिल जाएगा, यहाँ से r हमने मिलना है r² इज इक्वल्स टू 567 इंटू 7. r कैलकुलेट करने के लिए हमने 567 को फैक्टराइज करना होगा. फैक्टराइज करने के बाद हमें कुछ ये मिलेगा, यहाँ से 7 इंटू 7 1 पेयर मिलके बाहर आएगा, ऐसे ही 3 का पेयर और ये 3 का पेयर. देन यू विल गेट r इक्वल्स टू 0.63. ओके, सो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कुछ ये बनेगा. वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डॉम इज 2/3 πr³. ठीक है, तो देखो बेटा ये यहाँ से एक्चुअली मैंने शुरू किया है, पेपर का शॉर्टेज हो रखा था कुछ. ओके, आर की वैल्यू 0.63 रख के मैंने यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश की है इसको, तो 3 से ये कट जाएगा 0. कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए जो एरिया होगा, क्योंकि उसने हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है कि इफ़ वाइट वॉशिंग कॉस्ट रुपीज़ 2 पर मीटर स्क्वायर हाउ मच डज इट कॉस्ट. ठीक है, तो एरिया ऑलरेडी हमारे पास है, तो है ना, तो क्या करोगे कॉस्ट निकालने के लिए, कॉस्ट फॉर वाइट वॉशिंग क्या हो जाएगा 249.48 मल्टीप्लाई बाय 2. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट रुपीज़ 498.96. ठीक है, दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. ठीक है, दिस इज ऑल्सो द थ्योरम, है ना, सर्कल चैप्टर से थ्योरम आपकी है ये. ओके, नाउ चेक इट आउट. चेक गिवन है आपको कि एक सर्कल विद सेंटर ओ एंड लेट पी क्यू इट्स आर्क पी क्यू सबटेंड्स पी ओ क्यू एट द सेंटर एंड पी ए क्यू एट एनी पॉइंट ए ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, एंड वी गेट दीज 3 केसेस. क्या क्या केसेस हैं, जब आर्क पी क्यू इज माइनर, आर्क पी क्यू इज सेमी सर्कल एंड व्हेन आर्क पी क्यू इज अ मेजर. ठीक है, दीज आर 3 केसेस जिनके बिहाफ पर हमें ये थ्योरम को प्रूव कर. yes, then we have to prove POQ equals to twice of PAQ, है ना, 4 cases first and second, and next में reflex of POQ it is twice of PAQ for case third. Okay, so you have to draw the 3 circles and constructions also. तो मैंने क्या किया है, एक में acute angle लिया है ना, according to question. ओके, एक में हमने सेमी सर्कल डायमीटर पर हमने लेना है, और तीसरे में हमने आर्क पी क्यू को मेजर आर्क यहाँ पर दिखाना है. ठीक है, दिस वन, इसके अकॉर्डिंग हमने लेना है. ओके, चलिए अब जो एज वी नो दैट व्हाट वी नो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. उसके अकॉर्डिंग अगर ट्राइंगल ओ ए क्यू में आप देखेंगे तो बी ओ क्यू इक्वल्स टू सम ऑफ ओ ए क्यू एंड ओ क्यू ए. सिमिलरली ट्राइंगल ओ ए पी में भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, तो एंगल बी ओ पी इक्वल्स टू एंगल ए ओ ए पी प्लस एंगल ओ पी ए. ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 and 2. एंड जो ट्राइंगल ओ ए क्यू है इसमें ओ ए इक्वल्स टू ओ क्यू होगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, एंड एंगल ओ क्यू ए इक्वल्स टू एंगल ओ ए क्यू हो गई. ओके, एंड कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैम रेडियाई क्या होता है. रेडियाई बेटा इट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द रेडियस. जब हम एक रेडियस की बात करते हैं तो सिर्फ रेडियस बोलते हैं. जब एक से ज़्यादा रेडियस की बात करते हैं, लाइक जैसे मेरे पास सर्कल है तो एक रेडियस ये हो गया, एक ये हो गया, अगर मैं इन दोनों की बात एक साथ कर रही हूँ तो मैं इनको रेडियाई बोलूँगी. ठीक है, नाउ यहाँ पर रीजन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर आल्सो
इक्वल, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट वी कैन राइट, बी ओ क्यू इक्वल्स टू ओ ए क्यू प्लस ओ ए क्यू, तो यहाँ पर आपको एंगल बी ओ क्यू इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू। एंड सिमिलरली आप ट्रायंगल ओ ए पी में भी शो कर सकते हैं एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ पी ए। ओके, देन इक्वेशन 2 से आपको मिलेगा बी ओ पी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी, और इक्वेशन 3 और 4 को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप डायग्राम से देख सकते हो कि जो एंगल बी ओ क्यू प्लस बी ओ पी है वो बन गया पी ओ क्यू, एंड ट्वाइस ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों को आपने किया तो ये दोनों एंगल ने मिलके बनाया पी ओ पी ए क्यू। ओके, तो केस फर्स्ट और सेकेंड के लिए तो हमारे पास यही रिजल्ट है। एंड जो पी ओ क्यू है इसको पी ओ क्यू के रिफ्लेक्स एंगल से हम एक्सचेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी ए क्यू एज पी क्यू इज द माइनर आर्क, ठीक है। नाउ लास्ट सेक्शन ऑफ द पेपर, इट इज section E, question number 36. Students of a school are standing in rows and columns in their ground for a drill practice. A, B, C and D are the positions of 4 students as shown in the figure. ओके, तो हमने बताना है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो अगर ए की मैं बात करूँ तो बेटा एक्स एक्सिस पर 3 गए और वाई एक्सिस पर 5 गए, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो 3,5 बनेंगे, क्योंकि पहले हम एक्स एक्सिस को लिखते हैं बाद में हम वाई एक्सिस को लिखते हैं। बी की अगर बात करें तो ये बनेंगे 7,9, सी बनेगा हमारे पास 11,5 एंड डी हमारे पास बनेगा 7,1, ठीक है। ये हो गए दोनों क्वेश्चंस हमारे शुरू वाले हो गए। एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच के हमें डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पर देखो 1 यूनिट स्क्वायर चल रहा है ये, ओके। तो ए से सी के बीच में नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर लो, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो आंसर होगा थर्ड पार्ट का, इट इज़ 8 स्क्वायर यूनिट, ओके। एंड नेक्स्ट उसने पूछा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सी एंड बी डी। ए सी एंड बी डी का जो इंटरसेक्शन आ रहा है उसकी बात कर रहा है। तो देखो इंटरसेक्ट करा लो इसको कुछ ऐसे करके, है ना। तो दिस इज़ द पॉइंट। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो 7 यहाँ से मिला एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से ये 5 मिलेगा। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सी एंड बी डी इज 7,5, ओके। तो एक केस स्टडी हो गई हमारी। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। सेकेंड बड़ी प्यारी सी केस स्टडी है। सो रीड इट फर्स्ट। Prime Minister's National Relief Fund is the fund raised to provide support for the people affected by natural and man-made disasters. Natural disasters that are covered under this include flood, cyclone, earthquake, etc. Man-made disasters that are included are major accidents, acid attacks, riots, etc. Two friends Sita and Geeta together contributed rupees 500 towards the Prime Minister's Relief Fund. Okay. So you need to answer the following questions, ठीक है। represent the above situation in linear equations into variable, take Sita's contribution as x and Geeta's contribution as y। तो देखो दोनों ने मिलके कितने रुपए दिए, 500 रुपए दिए ना, ठीक है। तो मान लो जो कंट्रीब्यूशन है सीता का वो x हो गया, उसका y हो गया। तो पहले वाले का जो आंसर बनेगा वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 500 बन जाएगा। डन, ओके। अब उसने कहा है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल्स टू -5। जो हमारे लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू -5 है तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो x हमारे पास है, जो नहीं है 0.y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सीता है उसने 176 रुपये दिए, 176 रुपीज़ दिए हैं, तो गीता ने कितने दिए होंगे। तो दोनों का जो कंट्रीब्यूशन था वो था 500, सीता ने दे दिए 176, ठीक है। तो 176 क्या करोगे, 500 में से माइनस कर देना, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे देन वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 324 रुपीज़। तो ये हमें ये गीता ने इतना अमाउंट दिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन इसमें है
इन इफ बोथ कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली देन हाउ मच अमाउंट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच, मतलब जितना गीता ने दिया, जितना सीता ने दिया उतना ही गीता ने भी दिया। तो हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 500। अब क्या होगा, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स, कुछ भी रख सकते हो आप ऐसे, वाई की जगह भी एक्स रख सकते हो, एक्स की जगह भी वाई रख सकते हो। तो 2x इक्वल्स टू 500 और कैलकुलेट करोगे तो इट इज़ 250, मतलब हर एक ने कितने रुपीज़ दिए, 250 रुपीज़ दिए। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 38। द अमेरिकन Hockey Federation organized a friendly hockey match between America and Australia on a circular ground. The income of this match shall be donated to an orphanage. Rectangular turf is spread on the stadium as shown in the figure. Okay. तो हमें इसमें दिया हुआ है एक ग्राउंड है ये, है ना, और बोला है कि फाइंड द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगुलर टर्फ। तो देखा जाए तो ये 40, ये 30, ये राइट एंगल बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आप क्या करोगे, इसको निकालने के लिए, मान लो ए बी सी है ये, है ना, तो मुझे ए सी निकालना है, तो पाइथागोरस में लगाऊंगी तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये बना स्क्वायर रूट में 900 प्लस 1600। ठीक है, ऐड करने पर कितना बन गया, 2500, और वापस जब बाहर निकालोगे तो इट इज़ 50। तो हमें ये 50 मिल गया, डायगोनल पता चल गया 50। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड। तो रेडियस कितना निकालना होगा, डायमीटर बाय 2। ठीक है, तो अभी डायमीटर कितना आया था, 50/2 कितना हो गया, 25 मीटर। मीटर अपने आप लगा देना। एंड व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड। तो रेक्टेंगुलर ग्राउंड का एरिया क्या होगा, L/B होता है। ठीक है, लेंथ इसमें हमारे पास 40 है, ब्रेथ हमारे पास 30 है, तो इट इज़ 1200 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द स्टेडियम। तो एरिया ऑफ द स्टेडियम बनेगा बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख लो 3.14, रेडियस है आपका 25 का स्क्वायर। एंड यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखा देती हूँ कि 25 का स्क्वायर वैसे तो याद ही है, लेकिन फिर भी 3.14 कैसे करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, 5 का स्क्वायर करो बेटा 25 एंड 2 में +1 करो 3, और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, एक बढ़ाकर फिर उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट इज़ 6। ओके, अब इन दोनों को जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 1962.50 मीटर स्क्वायर। ओके, सो इट्स डन नाउ, है ना, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। ओके, तो बच्चों इतना ही कहूँगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना, एंड डोंट फॉरगेट टू विद योर शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लीव गुड कमेंट्स। ओके, एंड इफ you are new to my channel then don't forget to subscribe it, and one more thing, don't forget to hit the bell button. okay, बेल बटन को ऑन करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं अपना कोई भी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, एंड आपको लगता है किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, इतना प्यार और दुलार मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।